नमस्कार दोस्तों, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हेयरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के ऊपर वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिटरेचर आपके सामने। इस चैनल पर 150 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। 151st वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूँ। 151वां वीडियो आपकी नज़र है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जितनी हमने सारे वीडियोस को मिला करके उसका निचोड़ आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें आप सीखेंगे, आप जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीज़न्स होते हैं, बच्चा क्यों नहीं बोलता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, इस वीडियो को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में उन सब वीडियोस की समरी आपको मिलने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। और ये जो चैनल है, ये चैनल आपको सबसे बड़ा लिटरेचर देता है ऑटिज्म एडीएचडी के ऊपर। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। 0091 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 2000 रुपीज़ आपको अकाउंट ट्रांसफ़र देना होता है मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कौन सी ऐसी वजह है, कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिससे ऑटिज़म और ADHD हमारे बच्चों में आ जाता है। सबसे पहले हम साइट करेंगे, इसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जन्म होने के पहले, जन्म होने के दौरान, जन्म होने के बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी सामने बनती हैं जो एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। तो दोस्तों, आते हैं जन्म से पहले। जब आपने बच्चा कंसीव किया, सबसे पहले क्या होता है, शादी हुई। शादी के बाद आप प्लानिंग कर रहे हैं कि नाउ वी शुड हैव अ चाइल्ड। जब आप बच्चे की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपनी इमोशनल प्लानिंग नहीं करते। अगर आप मैच्योर नहीं हैं तो बच्चा पैदा मत कीजिए। अगर आप मैच्योर हैं तभी बच्चा पैदा कीजिए। जब आप मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि लड़की 18 साल के ऊपर है, लड़का 21 साल के ऊपर है। मैच्योरिटी का मतलब है मेंटल मैच्योरिटी। आपको मेरे दूसरे चैनल योर ओन मेंटोर सुनील पर गेटिंग मैरिड मस्ट सी दिस ऐसा करके वीडियो की सीरीज़ मिलेगी। 6 वीडियोस मिलेंगे, उनको ज़रूर देखिए। अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको शादी के पहले की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो बच्चे के पहले की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझें। कोई भी बच्चा पैदा करने के पहले आप बच्चा पैदा कर लेते हैं, लेकिन आप बाद में झगड़ते रहते हैं कि ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो। सबसे बड़ी बात, जब आप कंसीव कर लेते हैं, स्पेशली फॉर द लेडीज़, आपको क्या करना है, किसी भी सर्कमस्टेंस में खुश रहना ज़रूरी होता है। अगर आप खुश नहीं रह पा रही हैं, आप अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रही हैं कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। और मैं आपको बता दूँ कि ये सबसे बड़ा रीज़न बनता है, क्योंकि आप ये समझें कि जब आप कंसीव कर लेते हैं तो एक जीव आपके वंब में, यानी आपके गर्भ में आ चुका है। वो जीव आपके पेट में जो है वो सब कुछ समझता है, वो सब कुछ समझ रहा है। अगर वो ऐसा नहीं होता, मैंने अपने एक वीडियो में पहले बताया था कि महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था, यानी वंब में ही सीख लिया था। तो अगर वो सीख सकता है तो आपका बच्चा भी सीख सकता है। तो जन्म के पहले जब आपने कंसीव कर लिया है, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। हस्बैंड अगर वो इन 9 महीनों में अपनी वाइफ को खुश रखेंगे, मैं आपको ये गारंटी लिख कर देता हूँ कि आपका बच्चा फिज़िकली और मेंटली बहुत हेल्दी रहेगा। हमेशा वो सब चीज़ों को इजीली मैनेज करेगा, स्ट्रेस नहीं होगी उसको इतनी इजीली, डिप्रेशन में नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर से वो दूर रहेगा। तो उसके लिए चाबी क्या है कि आपकी वाइफ यानी आपकी बीवी उस जेस्टेशन पीरियड में सबसे ज़्यादा खुश रहे। उसके बाद आप छोटे छोटे इश्यूज़ पर बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन करें, झगड़े नहीं। लेकिन अगर आप इस दौरान फैमिली की वजह से, सर्कमस्टेंसेस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, फिज़िकल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो आप मान के चले कि आपने पहली ईंट लगा दी है कि आपके बच्चे को स्पीच या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। फिर मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे जर्मन मेजल्स हो गया, रुबेला हो गया, इसके अलावा कुछ ब्लीड हो गया, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर मदर के साथ होती हैं तो चांसेस होते हैं कि बच्चे को कुछ डैमेज हो सकता है। फिर आते हैं पैदा होने के दौरान रीजंस। आजकल कुछ मदर्स ऑप्टेड सिजेरियन डिलीवरी रखती हैं। वो चाहते हैं कि मुझे कोई लेबर पेन्स ना लेने पड़े और बच्चा जो है बिना पेन्स के पैदा हो जाए, तो सिजेरियन वो ऑप्ट कर लेती हैं। फिर मेडिकल फील्ड में भी थोड़ा सा ये हो गया कि डॉक्टर्स ड्रैग करने लगे हैं ज़्यादातर डिलीवरीज़ को सिजेरियन डिलीवरीज़ की तरफ। तो 10 बच्चों में से एक सिजेरियन डिलीवरी में स्पीच और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ।
तो आप ये कोशिश करिए कि जितना नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा हो सके वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे को पहला दूध यानी कोलेस्ट्रम पिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपने पिलाया कि नहीं पिलाया। कई फैमिलीज़ में ये भ्रांतियाँ होती हैं, ये कन्फ्यूजन्स होते हैं, मिथ्स होती हैं कि उसमें ज़हर होता है, पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है आपके बच्चे की बोन्स के लिए, उसके फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो वो ज़रूर करें। फिर बच्चा पैदा होते ही रोया है कि नहीं रोया है, इम्पॉर्टेंट है, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। क्योंकि अगर वो पैदा होते ही रोया नहीं, उसको रोने में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लगा है, मान के चलिए उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं गया और आपका बच्चा सेरेब्रल पैल्सिड हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान करें कि पैदा होते ही रोया कि नहीं। उसके बाद एकदम से पैदा होते ही कोई निमोनिया, टाइफाइड, जॉन्डिस नॉर्मली आजकल सभी बच्चों को होता है क्योंकि मदर्स फॉलिक एसिड और आयरन लेती रहती है, तो चांसेस होते हैं थोड़ा बहुत जॉन्डिस होगा, लेकिन जॉन्डिस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नौबत आई है या बच्चे को कुछ वेंटिलेटर पर रखने की, NICU में एडमिट करने की नौबत आई है, तो फिर वो ज़रूर अलार्मिंग हो सकता है। फिर आप उसके बाद बच्चे के माइलस्टोन्स पर ध्यान रखिए, यानी बाद में बच्चे को कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं हुआ जिससे वो हॉस्पिटलाइज हुआ हो, या किसी हाइट से बेड पर जब बच्चे लेटते हैं तो कई बार हमारी लापरवाही की वजह से बच्चे नीचे गिर जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखिए कि बच्चे के हेड के कौन से पोर्शन में चोट लगी है। तो चोट लगने पर कोशिश करें कि बच्चे की एकदम से आप एग्जामिनेशन करा लें, स्पेशली जब हेड इंजरी होती है। फिर बच्चे को निमोनिया, टाइफाइड, जॉन्डिस की मैंने बात करी है। अगर बाद में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में या पहले साल के अंदर कोई ऐसी डिजीज़ हुई है, डिसऑर्डर हुआ है कि बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़े, उसका आप ध्यान रखिए। उसके बाद एक चीज़ आ रही है आजकल की, नॉर्मली फैमिलीज़ हो रही है न्यूक्लियर फैमिलीज़, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग बच्चे को संभालने के चक्कर में, क्योंकि बच्चे को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फैमिलीज़ को हैंडल करना है, आप क्या करते हो, बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हो। तो जब मोबाइल फ़ोन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, मान के चलिए कि आपके बच्चे को कोई ऐसा डिसऑर्डर होने वाला है क्योंकि आपने उसे ह्यूमन बीइंग से तो हटा दिया है। अब वो मोबाइल फ़ोन को ही अपना बाप समझने लगा, अपनी माँ समझने लगा है, वो उसी से ही कम्युनिकेट करता है। जब मोबाइल फ़ोन की आवाज़ आती है, बच्चा दौड़ के आता है, आप आवाज़ें लगाते रहे, बच्चा आपकी तरफ देखना बंद कर देता है। तो ग्रेजुअली 6 महीने, साल के भीतर भीतर, यानी आप देखेंगे बच्चे 1 साल 1.5 साल तक तो नॉर्मल डेवलप कर रहे थे, फिर इसने बोलना बंद कर दिया। अब टीवी देखता है, फ़ोन देखता है, उसकी आवाज़ आती है तो फ़ौरन भाग के जाता है, हम लोग चिल्लाते रहते हैं, हमारी तरफ देखता ही नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो अपने बच्चे को फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से और टीवी से कोसों दूर रखिए, क्योंकि जितना स्क्रीन टाइमिंग आपके बच्चे को मिलेगा उतना ज़्यादा वो ख़राब होता चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। सबसे बड़ा फैक्टर आजकल बच्चे के ऑटिज़म और ADHD में कन्वर्ट होने का है मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन टाइमिंग, टीवी। तो ध्यान रखिए, टीवी एक बार को फिर भी एक्सक्यूज़ मिल जाएगा आपको, लेकिन मोबाइल फ़ोन के साथ आपको एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। उसके बाद बच्चे को कोई हाई ग्रेड फीवर आ गया हो पहले 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर। हाई ग्रेड फीवर का मतलब है कि 102, 103, 104 बुखार आ गया है और बच्चे को सडनली कुछ सीजर्स आए हैं या कुछ झटके लगे हैं या कुछ आप बोल देते दौरा पड़ा है, तो वो फैटल हो सकता है। बच्चा एकदम से नॉर्मल डेवलपमेंट करते करते रुक जाता है। गौर रखिए, बच्चा 6 महीने में बैठना चाहिए, साल में चलना चाहिए, 1.5 साल में वो सिंगल वर्ड्स में कम्युनिकेट करे, 2 साल में वो 2-2 वर्ड्स को जॉइन करने लगे, 2.5 साल में वो क्लियर सेंटेंसेस में आजकल बच्चे बोलने लगते हैं। अगर ये सब डेवलपमेंट स्पीच और कम्युनिकेशन के मामले में नहीं हो रही, अलार्मिंग है। अगेन बात आ जाती है टीवी, मोबाइल फ़ोन, प्लीज़ प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। फिर आप लोगों की पर्सनल बॉन्डिंग कैसी है? अगर बच्चा हर वक्त घर के अंदर कलह, कलेश, लड़ाई, झगड़ा देखता है तो वो विड्रॉ कर लेता है, उसमें ऑपोजिशनल डेफाइंड डिसऑर्डर आ जाता है कि मुझे आप लोगों के साथ रहना नहीं है, आपसे बात नहीं करनी है, क्योंकि वो बच्चा सब कॉन्शियस लेवल पे सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा है, वो आप लोगों से विड्रॉ कर लेता है। तो ये ख्याल रखिए कि उसके सामने बहुत ज़्यादा फैमिली डिस्प्यूट्स ना हो, बच्चे को हंसी खुशी का एनवायरनमेंट मिले। ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 1.25 साल तक बच्चे की होनी चाहिए, जब तक कि वो आपको खुद से परेशान करना शुरू ना कर दे। कम से कम 1.25 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार आप देखते होंगे बच्चा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की एज तक नॉर्मली डेवलप कर रहा है, सडनली वो विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉल के रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। फिर हियरिंग और इंटेलिजेंस बहुत बड़े फैक्टर्स आते हैं। क्या आपके बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है? अटेंशन
आप ज़रूर चेक कर लें। अगर वो टीवी मोबाइल फ़ोन की तरफ भाग कर जा रहा है और आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, दैट मीन्स उसकी अटेंशन में प्रॉब्लम है, उसकी हियरिंग में प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी पॉकेट के अंदर थोड़ा सा चॉकलेट के जो रैपर्स होते हैं उनको खड़का के देखिए, क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी ज़रूरत की चीज़ों की तरफ ज़रूर अटेंशन देते हैं। तो हियरिंग टेस्ट पहले घर पर ही कर लें। और मेरा ये कहना है कि मदर से बढ़कर कोई ऐसा बड़ा जज नहीं होता जो ये बता सके कि मेरे बच्चे को सुनता है कि नहीं सुनता है। तो मदर से ज़रूर पूछ लें। अदरवाइज़ आजकल इन्वेस्टिगेशंस का तो रिवाज हो गया कि आप बेरा टेस्ट कराओ, ASSR कराओ, ये कराओ, वो कराओ, 20-25 हज़ार के टेस्ट आपके पहले दिन हो जाते हैं। लेकिन आप सोचें, पहले खुद से आप एग्जामिनेशन कर लें। अगर वो चॉकलेट के रैपर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, टीवी की और मोबाइल फ़ोन की एडवर्टाइजमेंट को या गाने को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप मान लीजिए हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं या अटेंशन की प्रॉब्लम है। तो अटेंशन के ऊपर काम करना ज़रूरी बन जाता है। तो ये सारे के सारे रीज़न्स आते हैं जो आपके बच्चे के बोलने में, यानी जैसे मैंने बोला IQ जो है आप तब असेसमेंट कराएं जब आपका बच्चा अदरवाइज़ नॉर्मल है, अदरवाइज़ वो नॉर्मली बोलता है लेकिन स्कूल में वो परफॉर्म नहीं कर रहा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग ऑटिज़म है, ADHD है, ये है, वो है, तो IQ टेस्ट कराने लगते हैं। भाई वो IQ टेस्ट के लिए अभी एलिजिबल ही नहीं है। अब आप एक 5th क्लास के बच्चे को 9th का या 10th का पेपर थोड़ा दे दोगे। तो IQ असेसमेंट उन बच्चों में ज़रूरी नहीं है। IQ असेसमेंट नॉर्मल बच्चों में ज़रूरी है जो नॉर्मली डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो एक स्केल पर नहीं आ रहे, नॉर्मल बच्चों के साथ पेस नहीं बना पा रहे, उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, उनको डिस्ग्राफिया है, डिसलैक्सिया है और प्रॉब्लम्स है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो इसमें कंसिडरेबल होते हैं। बार बार बात आती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। आपके बच्चा अगर नहीं बोलता है उसे ऑटिज़म हो सकता है, आपका बच्चा नहीं बोलता उसे सिंपल ADHD हो सकता है। ADHD दोनों तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। आपका बच्चा अगर नहीं बोलता उसे डाउन सिंड्रोम हो सकता है। आपका बच्चा अगर नहीं बोलता उसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। आपका बच्चा अगर नहीं बोलता उसे हियरिंग लॉस हो सकता है। आपका बच्चा अगर नहीं बोलता तो उसे अटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो टीवी और मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, उसके अलावा बहुत सारे सिंड्रोम जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं, उनके ऊपर आप ध्यान रखिए कि वो सारे सिंड्रोम्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं बोलता। लेकिन पहले सिम्टम्स उन वीडियोज़ को देख करके चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि ये सिम्टम्स हैं, इस वजह से बच्चा नहीं बोलता है। और उन सिम्टम्स को चेक करने के बाद आप जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाइए। तो आपको हर कदम पर, हर स्टेप पर पर्सनल हार्मनी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बच्चे को नॉर्मल देखना चाहते हैं। कुछ लोग बच्चे से तो नॉर्मल होने की एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन फैमिली के एनवायरनमेंट को ठीक नहीं करते। मेरे हिसाब से ADHD, ऑटिज़म, इन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बड़े जो 2 रीज़न्स हैं वो है टीवी, मोबाइल फ़ोन, और दूसरे मदर को खुश ना रखना। यानी आपकी जो पर्सनल बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, उसकी वजह से बच्चे की माँ खुश नहीं रहती, तब आपके बच्चे को ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप इस वीडियो को आपने बड़े गौर से देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ सम अप किया है, तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी वीडियो पीछे आए उनसे, अगर आपने वो सब नहीं देखे तो इसको ज़रूर गौर से देख लीजिए। मुझे कंसल्ट करने के लिए मुझे आज ही कॉल करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।